दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है नरेशन, या जिसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। अब तक हमने हाईकोर्ट एलडीसी के दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। उन टॉपिक का नाम है पहला टेंस, दूसरा था एक्टिव पैसिव। पिछले वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव को कंप्लीट किया, 4 वीडियो लगे थे टोटल। और एक्टिव पैसिव की एक सीट भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी थी। अगर आपने वो सीट ले ली है और उसके क्वेश्चन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार फिर से आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, इस पर क्लिक करके आप वो सीट प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे अपने नंबर पर, जहां से आपको सीट मिल जाएगी, प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी एक्टिव पैसिव वॉइस की। एक बार उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए गए, एक बार उन क्वेश्चंस को कर लेना और एक दो दिन में उसके साथ ही उसकी आंसर शीट भी प्रोवाइड हो जाएगी। साथ में आंसर शीट इसलिए नहीं रखी है मैंने क्योंकि फिर तुम क्या करोगे, एक क्वेश्चन देखोगे और दूसरा क्वेश्चन सीधा जब तुमसे नहीं होगा तो तुम सीधा आंसर में जाओगे। वैसा तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें अपने तरीके से कोशिश करनी है। वापस तो नोट्स तुमने बनाए उन नोट्स को समझना है, अगर समझ नहीं है बात तो वीडियो को वापस रिवाइज करके देखना है और क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। इसीलिए मैंने अभी वो साथ में आंसर शीट प्रोवाइड नहीं करवाई है, 1 या 2 दिन में आंसर शीट प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन तब तक आप अपने क्वेश्चन कर लेना। क्लियर है? आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एक्टिव पैसिव से ज्यादा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। ज्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं करनी होती। अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेते हो तो सारी उम्र के लिए हमेशा याद रह जाता है। नरेशन या डायरेक्ट डायरेक्ट क्या होते हैं, देखो ध्यान दो। नरेशन, अब नरेशन और इसको एक दूसरा नाम देते हैं आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्या है? ये स्पीच है। डायरेक्ट डायरेक्ट क्या है? स्पीच है। स्पीच यानी बोलना, बोलने का तरीका। अब आप कोई बात बोल रहे हो, या तो आप उस बात को डायरेक्टली बोलोगे, डायरेक्ट बोलोगे, या आप उस बात को इनडायरेक्टली बोलोगे। ठीक है, डायरेक्ट को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट कहते हैं अप्रत्यक्ष। या तो आप बात को प्रत्यक्ष बोलोगे, डायरेक्ट बोलोगे, या आप बोलोगे इनडायरेक्ट। सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है? मान लो तुम अपने घर पर हो, मान लो तुम्हारा नाम मनोज भाई, मनोज है जो अपने घर पर है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। मनोज इज टॉकिंग टू हिज महिला मित्र, भाई वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। अब मान लेते हैं उसी समय, जिस समय वो अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ प्यार भरी बातें कर रहा है, उसी समय उसका भाई आ जाता है उसके रूम में और उसकी बातें सुन लेता है। ठीक है, अब मान लो मनोज अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा है आई लव यू। मान लो उसने ये बात बोली, ठीक है, मनोज इज टॉकिंग टू हिज गर्लफ्रेंड, या मनोज सेड टू हिज गर्लफ्रेंड। मनोज ने अपनी गर्लफ्रेंड से क्या कहा? मनोज ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा आई लव यू। अब ये बात उसके भाई ने सुन ली तो उसका भाई जाएगा दौड़ के फटाफट अपने पापा के पास और क्या बोलेगा? पापा, मनोज भैया जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, वो किसी से बात कर रहे हैं, पता नहीं भाई को क्या होता है, गर्लफ्रेंड है कोई और है। तो भाई क्या कहेगा? मनोज भैया किसी से बात कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं उससे प्यार करता हूं। क्या बोलेंगे? कि वह, यानी अब आई की जगह, जैसे उसने बोला, मनोज ने बोला कि मैं आपसे प्यार करता हूं, ये लाइन बोली मनोज ने, मान लेता हूं। और अब जब उसका भाई जाकर उसी बात को, देखो मनोज ने अपने शब्दों में बात को कहा था, लेकिन जब उसका भाई जाकर उसी बात को अपने पिता को कहेगा, यानी कोई तीसरा व्यक्ति, फर्स्ट हो गया मनोज, सेकंड होगी उसकी गर्लफ्रेंड, जब कोई तीसरा व्यक्ति उसी बात को आगे अपने शब्दों में कहेगा तो वो किस तरह से कहेगा? वो कहेगा कि वह उससे प्यार करता है, यही बोलेगा, वह उससे प्यार करता है, इस तरह से बात बोलेगा। तो मैं चेंज हो गया, आपसे चेंज हो गया, है ना। इसके अलावा अगर आप टेंस भी चेंज होगा तो वो बात की बात है कि टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, किस तरह से होगा, वो दूसरी बात है। ये 2 चेंज हुए। ये क्या हुआ कि जब उसने डायरेक्टली, पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जब अपनी बात डायरेक्टली बोली तो उसने अपने शब्दों में कही, लेकिन जब तीसरे व्यक्ति ने वो बातें सुन ली तो वो तीसरा व्यक्ति क्या करेगा भाई? उसके शब्दों में तो कहेगा नहीं, वो अपने शब्दों में जाकर कोई बात बताएगा किसी दूसरे को। तो जब वो अपने शब्दों में कोई बात बताएगा तो वो हो जाएगी इनडायरेक्ट। तो एक तो होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट होता है कि भाई फर्स्ट पर्सन सेकंड से क्या कह रहा है, पहला व्यक्ति दूसरे से क्या कह रहा है, तो क्या डायरेक्ट, और उसकी बात को कोई और अपने शब्दों में कैसे कह रहा है, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। क्या हो जाएगा? वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब किस तरह से होता है ये? मान लो मैं बैठा हूं वापस, देखो अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ कहता हूं, मान लो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कह रहा हूं, मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें जॉब लगना है, तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए, ये सारी बातें मैंने तुम्हें बोली। अब मान लो किसी ने ये वीडियो नहीं देखा और किसी ने पूछा कि भैया जीत सर ने अपने वीडियो में क्या बताया था, तो तुम क्या कहोगे? जीत सर ने बताया था कि हमें रोज मेहनत करनी चाहिए, हमें रोज पढ़ना चाहिए, हमें अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए, हमें गवर्नमेंट जॉब लगना है, इस तरह की बात बोलोगे। यानी मैंने जब बोला तो मैं बोला,
मैं का यूज किया, ठीक है, मैं का और तुम का यूज किया, ठीक है। लेकिन जब तुम अपने शब्दों में बोलोगे तो तुम उस बात को अपने शब्दों में प्रकट करोगे, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो किसी की बात को अपने शब्दों में प्रकट करना क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। सही तरीके से क्या है, मारवाड़ी भाषा में कहते हैं चुगली करना, चुगली करते हैं ना जब किसी की, तो हो जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। भाई मान लो तुम किसी की बात सुन के आते हो, जैसे महिलाएं करती है अक्सर, भाई किसी की बात बैठ के सुन ली, अब बात बैठ के सुन ली, महिलाओं के पेट में बात तो बचेगी नहीं, वो जाएगी कहीं और जाके क्या करेगी, तपाक से अपनी बात कहना शुरू कर देगी। अब जब वो बात कहेगी तो क्या वो पहले जिस व्यक्ति ने बात कही थी उसी तरीके से थोड़ी कहेगी, वो तो अपनी तरफ से भाई नमक मसाला मिर्च सारी लगा कर कहेगी ना, बात को थोड़ी और तकड़ी बनाने के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, डायरेक्ट का मतलब होता है भाई जो व्यक्ति जिस तरह से बात को कह रहा है उसी शब्दों में उसकी बात को रखा जाए, ठीक है, तो वो तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर हम उसकी बात को अपने शब्दों में प्रकट करते हैं, पहले व्यक्ति की बात को अगर हम अपने शब्दों में प्रकट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। इन दोनों में अंतर समझना जरूरी है। अब हमारे जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं भाई डायरेक्ट स्पीच को आप चेंज कीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में। वो कैसे चेंज किया जा सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा अब ये ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस जो एग्जाम है हमारा हाईकोर्ट एलडीसी का, उसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से। और उसके अलावा जो दूसरे एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। मेंस का जब एग्जाम होता है एसएससी का तो उसके अंदर तो भाई 8-10 क्वेश्चन के लगभग मिल जाते हैं नरेशन के, तो अच्छे से समझना जरूरी है। वही बात मैं वापस बता रहा हूं, एक बार समझ लो, बार बार अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि ये जो नरेशन है वो केवल हाईकोर्ट एलडीसी के लिए है, आगे तुम कोई भी एग्जाम दोगे ना उसमें नरेशन तुम्हारे काम आएंगे, तो एक बार समझ लो अच्छे से। चलो आगे देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो नरेशन को समझने के लिए पहले एक डायरेक्ट सेंटेंस को देखते हैं और उसकी स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। जब हमें उसकी स्ट्रक्चर अच्छे से पता होगी तभी हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर पाएंगे। ध्यान दो, एक सेंटेंस लिखा है तुम्हारे सामने, शुभम सेड टू राम, यानी शुभम ने राम से कहा आई डू नॉट ड्रिंक, यानी मैं शराब नहीं पीता। शुभम ने राम से कहा मैं शराब नहीं पीता। ये बात जैसी शुभम ने राम से कही थी वैसी की वैसी हमने लिख दी है, तो ये कैसा स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। डायरेक्ट सेंटेंस बोल दो, डायरेक्ट स्पीच बोल दो, कुछ भी बोल दो। अब इसको हमें चेंज करना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसकी स्ट्रक्चर तुम अगर देखना चाहो तो दो भाग इसमें तुम्हें दिखाई दे सकते हैं। एक तो पहला भाग जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, देखो ये इन्वर्टेड कोमा दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये इन्वर्टेड कोमा दे रखा है, कोमा इन्वर्टेड कोमा है यहाँ पर, थोड़ा अलग दिखा देता हूं। ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है और उसके बाहर एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है। अब ये जो इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर सेंटेंस है ना, इसको हम एक नाम देते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भाग दिया हुआ है इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, इन दोनों चीजों से आगे हमारा काफी यूज लेना है, इन दोनों चीजों को हमें, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसके अंदर देखो, एक तो ये वर्ब है, एक ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई। अब इस वर्ब को नाम दिया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या नाम दिया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब नाम दिया जाता है। और ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट को एक विशेष नाम दे दिया जाता है जिसे कहते हैं रिपोर्टर। अब ये सारी चीजें तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। क्या ध्यान रखना है तुम्हें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। और ये जो वर्ब होती है ना वो मेन है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब ये रिपोर्टर है या ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये सारी चीजें याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब केवल इतना ध्यान रखना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, और कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। पहला चेंज जो हम करेंगे ना वो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ही करेंगे, उसके बाद हम आगे चेंज करेंगे, ठीक है। अब किसी सेंटेंस को चेंज करने से पहले मुझे ये जान लेना जरूरी है, नरेशन जब मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे सबसे पहले ये बात जान लेनी जरूरी है कि मुझे एग्जाम्पल में कितने तरह के कुल सेंटेंस मिल सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ऐसे ही और कितने तरह के सेंटेंस मुझे मिल सकते हैं। अगर मैं उनके बारे में अच्छे से जानता हूं तो ही मैं क्या कर सकता हूं, तभी मैं उनको अच्छे से समझ सकता हूं और उनको अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा, उनको अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा एग्जांपल्स को। वरना होगा क्या कि एक साथ अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें क्लियरेंस नहीं मिल पाती, ठीक है। इसलिए हम पहले क्या करते हैं, जितने भी तरह के सेंटेंस हमें मिल सकते हैं उन सेंटेंस के बारे में जानकारी ले लेते हैं और उन सेंटेंस को जानकर फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने रूल्स पर। रूल्स कह सकते हो या जो मैं कह ही रहा हूं स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट में। देखो बहुत सारे तरीके हैं नरेशन पढ़ाने के, बहुत सारे यूट्यूब पे तुम्हें तरीके मिल जाएंगे, अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग तरीकों से पढ़ा रखा है तो नरेशन, ठीक है। क्लास में अलग तरीके से पढ़ाया होगा, अगर कोई कोचिंग की तो वहां पे टीचर ने पढ़ाया होगा, स्कूलों में पढ़ाया होगा टीचर्स ने। लेकिन अपने बिल्कुल चलेंगे बेसिक के साथ, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। भाई क्या क्या चेंज करना है, ऐसा नहीं कि भाई ये यहाँ पर ये चेंज हो गया, यहाँ पर ये चेंज हो गया, तो ये क्यों हो रहा है चेंज, ठीक है। अपनी क्लास में हमेशा आपको एक क्यों का क्वेश्चन रखना है। जब भी मैं कोई चीज बताऊं तो तुम्हें खुद से क्वेश्चन पूछना है कि क्यों हो रहा है।
और क्या मैं उसका आंसर बता पा रहा हूं, क्या वो आंसर तुम्हें समझ आ पा रहा है। अगर तुम्हें वो आंसर समझ नहीं आता या तुम्हें लगता है कि वो आंसर मैं नहीं बता पा रहा, तो तुम कमेंट बॉक्स में मैसेज कमेंट कर सकते हो क्यों, ये चीज क्यों हो रही है। समझ रहे हो बात को। चलो मैं टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करता हूं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस आते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। पिछली वीडियो में एक बात कही थी, मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है मेरी, तो समझ लेना थोड़ा सा उसको। असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ये पी है, ये वी है, इंपेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्या रहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और फिर आएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 तरह के वाक्य होते हैं। ये पांचों तरह के वाक्यों को अगर आप पहचान जाओगे ना, तो आपके नरेशन यूं हो जाएंगे चुटकियों में, सेंटेंस देखते ही सोल्व हो जाएगा 10 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको पहचान नहीं पाओगे, भाई ये 500 में डिफरेंस क्या है वो नहीं समझ पाओगे, तो ये सेंटेंस आप चाहे कितने ही कॉन्सेप्ट पढ़ लो, चाहे कितनी ट्रिकें याद कर लो, कभी नहीं होंगे। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिनसे किसी काम के होने का हाँ या ना का पता चलता है, यस या नो का पता चलता है। भाई कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ है या ना है, यस या नो का पता चलता है, ठीक है। यस या नो का पता चलता है जिन सेंटेंस है। जैसे मैंने कहा, अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, शिवम सेड टू राम आई डू नॉट ड्रिंक, मैं ड्रिंक नहीं करता, ठीक है। तो वो क्या है, ना का पता चल रहा है, नहीं होता वही काम, ठीक है। और जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था, मनोज सेड टू हिज गर्लफ्रेंड आई लव यू, तो मैं तुमसे प्यार करता हूं। मतलब क्या है, वहां पर किसी काम के होने का पता चल रहा है, प्यार के होने का पता चल रहा है। यस या नो का पता चलेगा, वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। यानी या तो ये, अब ये भी 2 तरह के हो जाते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, जिनको आप अफर्मेटिव कहते हो, जिनमें यस का पता चलता है, और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिनमें किसका पता चलता है, नो का पता चलता है। क्लियर है बात। इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था तुम्हें पिछले वीडियो में, जब हम एक्टिव वैसे पढ़ रहे थे पिछले टॉपिक में, तो बताए थे ऐसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आस्क होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। लिख देता हूं, इसी ने लिख लेना साथ साथ, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, इनकी पहचान हो जाती है। क्वेश्चन मार्क आएगा तो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव हो जाएगा। इंपेरेटिव क्या होता है, ये भी बताए थे मैंने, ऐसे वाक्य जिनसे एडवाइस, रिक्वेस्ट या ऑर्डर का पता चलता हो, भाई सलाह का, निवेदन का या आदेश का पता चले, वैसे वाक्य क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव। इनकी पहचान क्या होती है सर, ये भी बताई हुई बातें हैं। मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं ये सेंटेंस, या फिर ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं प्लीज या काइंडली से, प्लीज या काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। या इसके अलावा ये सेंटेंस स्टार्ट हो सकते हैं डोंट से, नेवर से, हाँ, उसके अलावा लेट से। ये सारे सेंटेंस कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जो लास्ट वीडियो था हमारा एक्टिव पैसिव का, वो इसी पर था बेस्ट। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखो विश का, विश यानी इच्छा, कामना, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी विश क्या है, उसका पता चलता है। या फिर ब्लेस का, भाई कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है ना, अच्छी दुआएं दे रहा है, तो वो क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। एक इसी का अपोजिट होता है कर्स, कोई किसी को श्राप दे रहा है, भला बुरा कह रहा है, तो वो सारी भावनाएं जिनमें होती है, ऐसे सेंटेंस जिनमें विश, ब्लेस या कर्स की भावनाएं होती है, वो सेंटेंस कौन से होते हैं, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। क्लियरली। फिर आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी, एक तुमने एक्सक्लेमेशन वर्ड सुना होगा, एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है भाई विस्मय से, आश्चर्य से कुछ प्रकट करना। तो जब आप अपनी भावनाएं आश्चर्य के रूप में प्रकट करते हो, वो हो जाता है एक्सक्लेमेशन। और वैसे सेंटेंस क्या हो जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब आपको सडनली, अचानक से कुछ फीलिंग्स प्रकट होती है, किसी को देखकर अचानक खुशी होती है, ठीक है, कुछ जानकर, कोई खबर सुनकर अचानक दुख होता है, ठीक है, या सरप्राइज होता है कोई चीज देखकर, तो वो सारी भावनाएं जो होती हैं, वो सारी भावनाएं होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सडन सरप्राइज कहते हैं जिसको, सडन सरप्राइज। अब सर इसकी पहचान क्या है, पता कैसे लगेगा भाई ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। इन सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ज्यादा बुरा हो जाएगा, ज्यादा शैतानी नाम लग रहा है ये, तो एक्सक्लेमेशन मार्क ध्यान रख लो, ज्यादा सही है। इसकी पहचान एक्सक्लेमेशन मार्क होती है। या इसके अलावा इसकी स्टार्टिंग में ऐसे शब्द आते हैं, हुर्रे, एलस, वाव, हाउ, व्हाट अ। ये हाउ वो वाला हाउ नहीं है जो तुम्हारी मम्मी जिस नाम से तुम्हें डराती थी बचपन में, बेटा सो जा, हाउ आ जाला, वो वाला हाउ नहीं है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान सर आपने बताई नहीं। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस बेटा मैं से स्टार्ट होते हैं। कहां से, MAY से। ये मैं, अभी वाला मैं जो मंथ चल रहा है वो मैं नहीं है, ठीक है, ये मैं मॉडल है जो हमने बात की थी पिछले वीडियोस में ही। मैं से स्टार्ट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव की बात बता दी, इंट्रोगेटिव की पहचान बता दी, असर्टिव की। सबसे पहला काम यही करना है आपको, सबसे पहली चीज यही करनी है आपको कि आपको इन 5 सेंटेंस में
जो डिफरेंस है इन 500 सेंटेंस को आपको पहचानना सीखना है कि भैया जब क्वेश्चन मार्क आ गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, डोंट से, नेवर से, लेट से स्टार्ट हो रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर मैं से स्टार्ट हो गया, विश, ब्लेस और कर्स का सेंस आ गया तो ऑब्जेक्टिव। अब 90% सेंटेंस जो होते हैं ना ऑब्जेक्टिव 90% सेंटेंस तो होते हैं मे से स्टार्ट। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो मे से स्टार्ट नहीं होते लेकिन फिर भी उनमें मे छुपा होता है, मे जो होता है हिडन होता है। अब वो एग्जांपल कौन से है वो जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं जिनमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, और जब ये चारों चीजें नहीं होगी तो सेंटेंसों का असर्टिव जब यस या नो का पता चलता है। क्लियर है बात? ये फटाफट लिख लो और इन चीजों को याद करने की कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए अपने पहले टाइप के सेंटेंस पे आते हैं जो है असर्टिव सेंटेंस। देखते हैं उनको कि कैसे एक असर्टिव सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हो। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वही सेंटेंस जो पीछे मैंने एग्जांपल के रूप में यूज किया था, शुभम सेड टू राम आई डू नॉट ड्रिंक। अब एग्जांपल लिखा हुआ है, तुम्हें पता है कि ये पार्ट जो है वो है रिपोर्टिंग स्पीच वाला है, और इसमें भी मैं इस पूरे को क्यों मेंशन करूं जब मुझे बात इसकी करनी है। ये क्या है? मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये मेरा पोर्शन क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए कुल 5 चेंज, जैसे अपने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े थे, कुल 5 चेंज पर, कुछ 5 टाइप के रूल्स पर हमने पूरे के पूरे वॉइस समझ लिए थे। बिल्कुल वैसे ही हम इसमें भी कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस के अंदर भी। कुल 5 चेंज, और 5 चेंज से पूरे के पूरे असर्टिव जितने भी नरेशन है आपके, नरेशन आपके हाथों में आएंगे, नरेशन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। समझ रहे हो बात को? 5 चेंज कौन कौन से हैं? पहला रूल, पहली चीज क्या है? पहला चेंज आपको ये करना है, देखो आप यहां से अगर स्टार्ट करते हो, अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो, आगे से स्टार्ट करोगे, पीछे तक चलते हुए चेंज करने में, तो चेंज कहां कहां पर करोगे? अगर आप डायरेक्ट स्पीच में हो और उसको आपको इनडायरेक्ट बनाना है, तो मेरी बात सुनो, क्या कोई नाम लिखा है तो इसको आप चेंज करोगे क्या? रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो पार्ट है उसमें क्या जो नाउन आएगी उसको चेंज करोगे क्या? कि भाई शुभम ने कहा है राम से, तो शुभम को लिख के मनोज थोड़ी कर दोगे तुम, वो तो चेंज नहीं करोगे। जो नाम है वो तो वही रहेगा। यानी यहां पर जो भी होगा, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उसमें कोई चेंज नहीं करना रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट में, रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट में। अब बात आती है रिपोर्टिंग वर्ब वाली। देखो वर्ब में तो चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में तो चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्ब ही तो है जो कार्य के होने को बता रही है। वर्ब भी तो है जो कार्य के होने को बता रही है। वर्ब अगर कार्य के होने को बता रही है तो उसमें आपको पता होना चाहिए वर्ब कैसी है। भाई कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना वर्ब में चेंज, जिससे पता चले कि भाई ये डायरेक्ट स्पीच था, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हम क्या करते हैं, जो असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो सेड टू जब दे रखा होगा, हमें सेड टू जब दे रखा होगा तो उसे हम किस में चेंज करेंगे? उसे हम चेंज करेंगे टोल्ड में। टोल्ड लगाएंगे, टोल्ड टू नहीं लगाएंगे, टोल्ड के बाद टोल्ड टू नहीं लगाएंगे। और उसके अलावा जब आपको सिर्फ सेड दे रखा हो तो आप कोई चेंज नहीं करोगे, सेड का क्या रहेगा? सेड ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छे से समझना ध्यान देकर। सेड टू को किसमें चेंज करना है? टोल्ड में। सेड का सेड ही रखना है। अगर आपको मिल जाए सेज टू, क्योंकि देखो ये पास्ट में थी तो इसको भी पास्ट में रखा, ये प्रेजेंट में है तो ये भी किसमें आएगा? प्रेजेंट में। टेल आएगा, टेल की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में ऐसा आएगा टेल्स। लेकिन फिर वापस अगर सेज मिल जाए तो कोई चेंज नहीं करना, सेज का सेज ही रखना है। तो कहानी ये आ रही है कि अगर सेड टू मिल जाए तब तो टोल्ड करना है, और सेज टू मिल जाए तब तो क्या करना है? टेल्स करना है। अब ये क्यों हो रहा है? वापस क्यों वाली चीज ध्यान रखनी है हमेशा। भाई कोई काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ग्रामर में कोई रूल लग रहा है तो क्यों अप्लाई हो रहा है, वहां पर ध्यान दो। यहां पर मैंने लिखा है शुभम सेड टू राम। टू क्यों लिखा है मैंने यहां पर? टू इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, राम क्या है? ऑब्जेक्ट है। और सेड जो है ना, से जो वर्ब होती है, से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, यानी कहना होता है, इसका थर्ड फॉर्म इसकी होती है सेड। ये जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। सर ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है भैया? थोड़ा सा ध्यान दे लो। एक्टिव पैसिव वॉइस के फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था वर्ब 2 तरह की होती है अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट आता है, जिसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। इंट्रांजिटिव वो होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं यूज होता। तो इंट्रांजिटिव के बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना होता। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखना, और क्योंकि मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए इसके बाद सीधा तो ऑब्जेक्ट आ नहीं सकता, इसीलिए मैं क्या लिखता हूं? टू का यूज करता हूं। समझ गए बात को? और जब मैं सीधा लिख दूंगा शुभम सेड, इसका मतलब अगर टू नहीं है, इसका मतलब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, सीधी बात स्टार्ट हो जाएगी कॉमा यूनिट कोमा से। ये बात समझने की जरूरत है। यहां पर टू क्यों आ रहा है? ऑब्जेक्ट के लिए। सेड के बाद अगर टू दे रखा होगा, इसका मतलब बाद में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। समझ गए बात को? अब सर आपने बताया सेड टू को किसमें चेंज करना है? टोल्ड में चेंज करना है। और टोल्ड के साथ आपने कहा टू नहीं लगाना। ऐसा क्यों? क्योंकि टोल्ड जो है ना वो टेल की फॉर्म है। टेल मतलब कहना है, बताना ही होता है। टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड,
और थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी टोल्ड। अब ये जो वर्ब है ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव, यानी इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ये ऐसी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट लेती है अपने साथ, बिना ऑब्जेक्ट के वर्ब काम नहीं करती, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो जब भी आप टोल्ड लिखोगे, जब मैं इसको चेंज कर दूंगा शुभम सेड टू, तो मैं अगर लिखूंगा यहां पर भाई शुभम टोल्ड, और अगर मैं शुभम टोल्ड टू राम कर दूंगा ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके तो जस्ट बाद क्या लिखना था? ऑब्जेक्ट लिखना था। ठीक है, इसीलिए टोल्ड टू नहीं आएगा, टोल्ड आएगा सीधा सीधा। समझ गए बात को? टोल्ड टू क्यों नहीं आ रहा? अब बात ये आती है कि सर सेड के बाद सेड को आप टोल्ड में क्यों नहीं चेंज कर रहे? अभी मैंने बता दिया तुम्हें भाई, अगर सेड होगा इसका मतलब बाद में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इसको टोल्ड में चेंज कर दूं तो सीधा फिर आगे ये कोमा इंटू कोमा लगा के आगे लिखना चालू करोगे। टोल्ड कहेगा भैया मेरा काम तो अधूरा रह गया, मैंने तो पहले ही ये बात कही थी, अगर मुझे लिख रहे हो तो मेरे साथ ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है। ये टोल्ड की शर्त है। टेल या टोल्ड जब लिखते हो ना तो उसकी एक कंडीशन हो जाती है भाई, इसकी प्रॉपर कंडीशन है भैया, जब भी टेल या टोल्ड लिखा जाएगा उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इसी शर्त पे यहां पे आ रहा है। अब अगर आप इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखोगे ना तो ट्रांजिटिव वर्ब कैसी फिर, है ना? ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। इसीलिए आप सिर्फ सेड को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सेड के बाद तो ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो सेड टू लिखना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट आएगा तो सेड टू। अब इस रूल को आप इस तरह से भी समझ सकते हो, इस रूल को आप इस तरह से भी समझ सकते हो। ध्यान देना मेरी बात को, अच्छे से समझना। अच्छा, ये चीज लिखनी चाहो तो लिख लेना, मैं एक सेकंड बता देता हूं वापस। से, सेड और सेड वर्ब थी, ये कैसी वर्ब होती है? ये इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये चीज साथ साथ लिख लिया करो वैसे, ठीक है? इसीलिए इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। ये जो टेल जो होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके साथ ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अब इस चीज को इस तरह से समझा दिया जाता है, इसी रूल को इस तरह से भी समझा दिया जाता है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट होगा, जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट होगा तब तो रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड लिखना है। ऑब्जेक्ट होगा तब तो रिपोर्टिंग वर्ब को क्या लिखना है? टोल्ड लिखना है। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो जैसी रिपोर्टिंग वर्ब है वैसी की वैसी लिखनी है। समझ गए बात को? ये रूल समझना बहुत जरूरी है। देखो, रटने के लिए जाओ तो रट सकते हो, ट्रिकों पर जाओ तो ट्रिक्स याद रख सकते हो, लेकिन वही बात है भैया, ट्रिक्स जो है सारी उम्र साथ नहीं देने वाली। अगर आपको कोई चीज पढ़ रहे हो ना तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझो, तभी वो चीज याद रहेगी, तभी वो चीज समझ आएगी। समझ गए बात को? इतनी सी बात समझ गए? तो सेड टू होगा तो टोल्ड बता दिया मैंने क्यों करना है, सेड होगा तो सेड ही रहेगा, ये भी बात समझ आ गई। सेज टू क्योंकि प्रेजेंट में तो टेल्स हो जाएगा, सेज है तो सेज रह जाएगा। फर्स्ट रूल समझ आया अच्छे से? ये रूल कब के लिए है? असर्टिव सेंटेंस के लिए है। एक एक सेंटेंस अपने को अच्छे से समझना है, ये हो गया। उसके बाद बात आती है रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2, अब मैं यहां से आगे बढ़ा, ये हो गया, ये हो गया, इसको मैंने चेंज कर दिया। यहां पर फिर कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, उसको चेंज नहीं करना। जैसे मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं, मुझे एक चीज दिखाई देती है यहां पर, वो चीज है कोमा और इन्वर्टेड कोमा। कोमा और इन्वर्टेड कोमा है, ये क्या कर रही है? दोनों सेंटेंस को सेपरेट कर रही है। ठीक है, ये कोमा जो आ रखा है यहाँ पर, दोनों सेंटेंस को सेपरेट करने का काम कर रहा है। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये काम करना है कि मुझे इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा तो मैं इसको कंप्लीट एक सेंटेंस के रूप में लिखूंगा, बीच में मुझे कोई भी डिवाइडर नहीं चाहिए, जो कोमा आ रखा है ना वो नहीं चाहिए मुझे, इन दोनों सेंटेंस को अलग करने वाला भाग नहीं चाहिए। तो मैं इस कोमा को हटाऊंगा, इस कोमा को हटा के इस इन्वर्टेड कोमा को भी हटाऊंगा। तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को जब आप हटाओगे तो आप एक, ये दोनों सेंटेंस अलग हो जाएंगे। देखो, जब जैसे मैं कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाया, ये सेंटेंस बनेगा शुभम टोल्ड राम, और ये बनेगा आई डू नॉट वर्क, जो भी ये चेंज होगा वो। तो ये दोनों अलग अलग हो गए ना। पहले तो देखो ये एक तरह से डिवाइडर था, ठीक है, लेकिन ये दोनों को साथ में रखने का भी काम कर रहा था। अब ये दोनों अलग हो गए तो आपको क्या चाहिए? बीच में कनेक्टिव चाहिए। कनेक्टिव का यूज करना पड़ेगा आपको। कनेक्टिव किसका यूज करें? जब भी आप नरेशन पढ़ रहे हो तो नरेशन के अंदर आपके पास 2 या 3 कनेक्टिव है। पहला तो होता है दैट, एक होता है इफ के साथ ही वेदर भी यूज ले लेते हैं, इफ या वेदर, और एक होता है आपके पास टू। ये 3 कनेक्टिव होते हैं जो आप यूज करते हो, दैट, इफ या वेदर और टू। अब ये इन तीनों की कहानी मैं तुम्हें यहीं पर बता देता हूं। दैट तो तब यूज करना है आपको जब इसके जस्ट बाद, जब कनेक्टिव के जस्ट बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए। कनेक्टिव के जस्ट बाद क्या आ जाए? कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए, तब तो क्या करना है? आपको दैट का यूज करना है। अगर कनेक्टिव के जस्ट बाद ये जो कनेक्टिव था वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर दे रखे हो ना तो आप किसका यूज करोगे? इफ का यूज करोगे, इंट्रोगेशन का सेंस रखने के लिए। और अगर इसके बाद कोई वर्ब दे रखी हो, मेन वर्ब आ जाए अगर, तो आपको किसका यूज करना है? टू का यूज करना है। ठीक है, लेकिन सर अब वापस एक बात तो ठीक है, लेकिन हमें ये बताओ कि असर्टिव सेंटेंस के अंदर किसका यूज करना है? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है
तो यहां पर तो या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। अगर नाउन या प्रोनाउन आएगा तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आपको किसका यूज करना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर, यानी इनको रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इनको, इसके स्थान पर आपको यूज करना है दैट का। ये चीज हमेशा ध्यान रखोगे, असर्टिव सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट का यूज करना है, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आने वाला है। क्लियर है इसी बात। फिर आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 पे जैसे ही बढ़ा मैं, अब जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, देखो इसी पोर्शन में जब मैं आगे बढ़ा, ये भी पार्ट मैंने क्लियर कर दिया है ना, ये पार्ट भी हो गया। ये पार्ट होने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे यहां पर आई लिखा हुआ था, ये आई है। अगर वापस देखो यहां पर कोई नाउन होता, जैसे शुभम सेड टू राम, शुभम ने राम से कहा कि मैं दूसरा नाम लिखता हूं, देता हूं, मैं अपना नाम लिखता हूं जीत, डू नॉट, जीत फिर हो जाएगा डज नॉट हो जाएगा, ठीक है क्लियर, वो थोड़ा सा ग्रामर चेंज है। अगर मैं यहाँ पर जीत लिख देता हूं, कोई नाम लिख देता हूं, तो क्या वो चेंज होगा, नाम तो चेंज नहीं होगा भाई। अगर आप मेरे शब्दों में कह रहे हो तो मेरा नाम जीत ही है, और अगर आप किसी और के शब्दों में, अपने शब्दों में कह रहे हो तो भी मेरा नाम क्या है, जीत है, मेरा नाम तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। अब तुम ये तो नहीं है कि मुझे किसी और नाम से पुकारने लग जाओगे, वो तुम्हारी मर्जी है भाई। तुम गालियां देना चाहो, प्यार से सर बोलना चाहो, वो तुम्हारी मर्जी है ना। इज्जत देकर जीत सर बोलना चाहो या फिर कुछ और बोलना चाहो, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन यहां पर नाम तो चेंज नहीं होगा, नाम तो मेरा वही रहेगा। अब अगर प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो चेंज हो सकता है ना। शुभम ने राम से कहा कि मैं नहीं पीता, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, ये बात बोली शुभम ने राम से। लेकिन यही बात किसी तीसरे ने सुन ली, वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि शुभम ने राम से कहा था कि वह ड्रिंक नहीं करता, वह, मैं का क्या हो गया, वह, यानी प्रोनाउन तो चेंज होगा। तो तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल है प्रोनाउन रिलेटेड चेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट, देखो यहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे ही आपको असर्टिव सेंटेंस समझ आ जाएंगे ना, वैसे आप समझ लेना आपने 70% नरेशन समझ लिया, क्योंकि 70% काम असर्टिव सेंटेंस भी हो जाएगा, ठीक है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज की वीडियो में सारे के सारे जो असर्टिव सेंटेंस है वो क्लियरली समझ लें। तीसरा रूल कौन सा है, प्रोनाउन रिलेटेड चेंज है। अब प्रोनाउन रिलेटेड चेंज आपको क्या करना है, प्रोनाउन में क्या चेंज करना है, प्रोनाउन में चेंज ये करना है कि भैया यहां पर जो चेंज है ना, यहां पर जो प्रोनाउन है वो इन दोनों में से, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से किसी एक के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। अब वो कैसे करूं मैं, उसके लिए मेरे पास एक रूल है, ये एक ट्रिक बना दी गई है। तो ये ट्रिक, अब सर आप भी तो कह रहे हो ट्रिकों से नहीं पढ़ना, ठीक है, हाँ मत पढ़ो ट्रिकों से, बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं पर जहां पर आपको कुछ थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है, जहां पर इजी हो जाए, याद रखना, वहां पर आप ट्रिक का यूज ले सकते हो। कॉन्सेप्ट सीखो लेकिन कुछ जगहों पर ट्रिक का यूज लो। कैसे, जैसे अगर मैं फर्स्ट पर्सन का यूज, अब ये ट्रिक भी क्यों यूज ले रहा हूं बता दूंगा मैं बाद में, लेकिन एक बार समझो इसको। सन बटा 123 लिखा है, 1 2 3 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ये। अब अगर आप फर्स्ट पर्सन है तो आपको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। मैं प्रोनाउन चेंज करने की बात बता रहा हूं, एस फॉर सब्जेक्ट। अगर फर्स्ट पर्सन है तो एस फॉर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। सेकंड पर्सन है तो ओ फॉर ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, और थर्ड पर्सन है तो एन फॉर नाउन के हिसाब से चेंज करते हैं सर, नहीं बेटा नाउन नहीं, नो चेंज। थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। अब सर ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, पहले इतनी सी बात समझो, उसके बाद मैं बताता हूं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, इसको चेंज कैसे करना है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज, सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं करना। सन बटा 123 ये फॉर्मूला है, रट लो एक बार, उसका मैं बताता हूं भाई इसको भी रटवा क्यों रहे हैं, समझा देता हूं पूरी बात। लेकिन एक बार पहले ये रटो और एक बार फटाफट ये लिखो, बोर्ड छोटा होने की वजह से सारा साथ नहीं समझा सकता, एक बार ये लिखो, उसके बाद मैं दूसरी चीजें आगे बताता हूं। ध्यान दीजिए, प्रोनाउन में जो चेंज की बात बताई थी मैंने, उसको समझने के लिए अब एक टेबल बताइए मैंने आपके सामने। प्रोनाउन की एक टेबल है पूरी की पूरी, ये टेबल लिख लेना पहले अच्छे से, और फिर उसको याद करने की भी कोशिश करना, इजीली याद हो जाएगी। छोटी क्लास में तुमने बहुत याद किया है, बहुत रटा है इसको। ये टेबल प्रोनाउन की है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रोनाउन में चेंज करेंगे। ध्यान दो कैसे। अब जैसे ये टेबल है, अब इस टेबल में 7 तरह के कुल प्रोनाउन है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। पहले जो 2 प्रोनाउन है आई और वी, वो तो क्या है, वो है फर्स्ट पर्सन। क्या है वो, एक सेकेंड सॉरी, वो है फर्स्ट पर्सन। यू जो है वो है सेकंड पर्सन, और उसके अलावा ही, सी, इट, दे वो क्या है, थर्ड पर्सन है। अब ये याद कैसे रखें सर, कौन फर्स्ट पर्सन है। देखो फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, मैं बात कर रहा हूं या हम आपस में बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, या हम सब मिलकर आपस में बात कर रहे हैं तो हम क्या है, फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन होता है जिससे बात की जाती है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं किससे बात कर रहा हूं, अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, तो तुम क्या हो, तुम सेकंड पर्सन हो, मैं हूं फर्स्ट पर्सन, तुम हो सेकंड पर्सन, ठीक है। और बाकी सब जिसके बारे में बात की जा रही है, भाई वह पढ़ता नहीं है, वो ये काम करता है, वो वहां पर जाती है, ये सारे काम वो वहां पर जाती है, ध्यान नहीं रखना।
ये सारे काम क्या होते हैं, ये सारे काम होते हैं, ये सारी चीजें जो ही सी इट दे वो जितती है जिनके बारे में आप बात करते हो एक सेंटेंस में, वो हो जाते हैं आपके थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बात कर रहा है, मैं और हम बात करते हैं तो हम होते हैं फर्स्ट पर्सन। तुमसे बात कर रहा हूं मैं तो तुम हो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात की जा रही है होता है थर्ड पर्सन। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई मैं हूं फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा हमेशा, अगर मैं खड़ा हूं तो फर्स्ट कौन आएगा, मैं ही आऊंगा हमेशा, या फिर हम सब मिलकर आ जाएंगे, या तो फर्स्ट में आऊंगा या हम सब मिलकर आ जाएंगे। अब सोचो अगर फर्स्ट में आ गया तो सेकंड कौन हो, सेकंड तुम होगे यार, तुम मेरे स्टूडेंट हो। अगर तुम्हारा टीचर फर्स्ट है तो सेकंड मेरे स्टूडेंट होंगे, ठीक है, तो तुम सेकंड हो जाएंगे। और थर्ड बाकी सारे जितने भी बचे जो हमसे नहीं पढ़ रहे हो क्या है, थर्ड। समझ रहे हो बात को, ये रटने के लिए याद करने के लिए यह चीज है भाई, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन यू सेकंड पर्सन बाकी सारे थर्ड पर्सन। क्लियर, समझ गए बात को, ये हो गया। अब क्या सर, अभी मैंने बताया भाई फर्स्ट पर्सन जब होगा तो हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, एस फॉर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब सेकंड पर्सन यू दे रखा होगा तो हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ओ फॉर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जब थर्ड पर्सन इन तीनों में से कोई होगा तो एन फॉर नाउन सर, नो सर, नाउन नहीं, नो चेंज। थर्ड पर्सन जब होगा तो कोई चेंज नहीं करना उसके अंदर। अब सर ये सारणी, इसकी रामायण का मतलब क्या, इतना सा बता देता ना, इतने से याद हो गया। अब ये पूरी रामायण कौन याद रखेगा सर। अब देखो ये ध्यान रखना जरूरी है, क्यों, अभी बताऊंगा मैं इस सेंटेंस के अंदर ही। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ मैंने, अब इसमें तुम्हें एक प्रोनाउन की टेबल है, वो ध्यान दो। प्रोनाउन की जो टेबल होती है, प्रोनाउन तीन फॉर्म में हो सकते हैं। नॉमिनेटिव केस में हो सकता है, जिसको आप सब्जेक्टिव केस ही बोलते हो, प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है सेंटेंस में। ऑब्जेक्टिव केस में हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। पजेसिव केस में जब आप किसी से पजेशन दर्शाते हो, अपना अधिकार दर्शाते हो, तो उसके लिए भी आप प्रोनाउन यूज कर सकते हो। उसके लिए अब दो चीजें होती है, एक तो एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव होता है और पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो ये चार कॉलम बन जाते हैं, पूरे ध्यान देते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी और एडजेक्टिव फॉर्म होती है माई। एडजेक्टिव फॉर्म माई मतलब दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है, मैं इस मार्कर पर अधिकार जताने के लिए क्या बोलता हूं, दिस इज माई मार्कर। तो माई क्या हो गया, ये मार्कर के लिए क्या काम कर रहा है, मार्कर की विशेषता बता रहा है, किसका मार्कर है, माई मार्कर। तो ये माई क्या हो गया, इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। और वैसे ही माइन प्रोनाउन होता है। अब ये इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये सारणी क्या है, ये यहां पर हमें समझने की जरूरत नहीं है, हमें यहां पर ये सारणी सीधी रटनी है। कैसे, आई मी माई माइन, वी अस और ऑर्स, you your yours, he him his she her hers, it its, they them their theirs। इस तरह से 4-5 बार पढ़ लेना, एक दो बार लिख के देख लेना, अपना भी याद हो जाएगी। फटाफट याद करना है इस सारणी को। अब जैसे ये सारणी याद हो जाती है, सर ये सारणी, एक बार काम करो, फटाफट इस सारणी को लिख लो, पहले वीडियो को पॉज करके लिख लो। चलो अगली सारणी लिख ली तुमने, तुम एक चीज अब इस सारणी के हिसाब से सर कैसे चेंज करेंगे मैं बताता हूं तुम्हें। जैसे अब इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर रहा हूं, सॉरी पैसिव में नहीं, इनडायरेक्ट में चेंज कर रहा हूं, है ना। शुभम सेट क्या क्या हो जाएगा, टोल्ड राम। इतनी बात तो समझ आ गई, सेट को टोल्ड क्यों किया मैंने, शुभम टोल्ड राम। यहां पर क्या लगेगा, सेकंड रूल होता है दैट। अब आई को किस में चेंज करूं, आई क्या है सर, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, शुभम है, शुभम को तुम अपने शब्दों में बोलो, कोई प्रोनाउन यूज करना है तुम्हें, शुभम के स्थान पर कोई प्रोनाउन यूज करना है। किसी लड़के के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज किया जाता है, ही यूज किया जाता है। तो देखो अब ये आई जो है ना, कौन से केस में है, सब्जेक्टिव केस में है ना, तो थर्ड पर्सन का भी ही जो है सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, यहां पर आएगा ही, दैट ही। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं यहां पर ना थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं सेंटेंस को, आई डू नॉट, थोड़ा सा क्या काफी चेंज करना पड़ेगा सेंटेंस को, ध्यान दो। आई, मैं इस तरह से लिखता हूं, आई डू नॉट टेक योर। अगर ये इस तरह से सेंटेंस लिखा होता तो यहां पर फिर से प्रोनाउन है, सारे प्रोनाउन चेंज करना है। आई को चेंज करते हैं अपने ही में, और योर को भी चेंज करना है आपको। अब योर चेंज करना है, योर किसकी फॉर्म है, योर सर यू की फॉर्म है। यू कौन सा पर्सन था, सेकंड पर्सन था, किसके अकॉर्डिंग चेंज करूं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है, राम। राम भी क्या एक लड़का है, लड़के के लिए क्या आता है, ही आता है। अब योर कौन सी फॉर्म थी, योर पजेसिव फॉर्म थी, पजेसिव एडजेक्टिव था योर, है ना। तो आपको ही की भी कौन सी फॉर्म यूज करनी है, पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म यूज करनी है। इस टेबल का ये यूज है, इसीलिए आप क्या करोगे, योर की जगह हिज कर दोगे। समझ गए बात को। एक दो और एग्जांपल देखेंगे जिनमें इन्हीं को चेंज करना सीखेंगे। ये टेबल अगर आपने लिख लिया तो मैं इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है। तो वापस मैं उसी अपने सेंटेंस पे आ जाता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था। शुभम सेड टू राम, आई डू नॉट ड्रिंक। थोड़ा सा समझाने के लिए सेंटेंस चेंज किया था। शुभम टोल्ड राम दैट, आई का क्या हो गया, ही हो गया। तो कितने चेंज हो गए, कुल 3 चेंज हो गए। उम्मीद कर रहा हूं प्रोनाउन वाला टेंस जो चेंज है वो समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया भैया तो कमेंट में लिख देना, सर जी समझ को नहीं आयो। पूरी मारवाड़ी में लिख दिया, है ना, पूरी मारवाड़ी में लिख दिया, सर जी समझ को नहीं आयो। जैसा कि तो ही
खुद ने समझ लो, मारुति प्रमाण तो समझ को नहीं आवे। अब बात लिख दिया बेटा साफ, समझा देंगे दोबारा। शुभम टोल्ड राम दैट ही। अब यहां पर क्या चेंज करना भैया, वापस आगे बढ़े। जैसे ही मैं आगे बढ़ा मुझे कुछ दिखाई दिया, मुझे दिखाई दिया टेंस, टेंस दिखाई दिया मुझे। तो अगला जो चेंज होगा मेरा, रूल नंबर 4 जो होगा या चेंज नंबर 4 जो होगा वो होगा टेंस में चेंज। अब मुझे क्या करना है, टेंस में चेंज करना है। टेंस में चेंज करने के लिए सबसे पहली कंडीशन, टेंस में चेंज तुम्हें एक कंडीशन पर ही करना है। टेंस में चेंज कब करना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब, जब रिपोर्टिंग वर्ब, सर आ बढ़ेगा ही हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब आ हुआ है, सेड टू, सेड टू मैंने बताया था, ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच, इसके अंदर जो वर्ब होती है वो होती है रिपोर्टिंग वर्ब। सेड लिखा है मैंने, कुछ भी हो सकता है यहां पर। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, पास्ट में हो तभी टेंस चेंज करना है। क्या करना है, तभी टेंस चेंज करना है। गुरुजी नहीं तो कौन ही करना होगी, है बेटा नहीं तो कौन करना, ठीक है गुरुजी बता दी, नहीं तो मैं कर देता हूं, कौन ही करना, नहीं अपने मन से कुछ नहीं करना। जहां पर तुम्हें जो चीज बताई जाएगी वही ध्यान रखनी है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तभी भाई गुरुजी राइटिंग समझ को नहीं आ जाएगी, सुधार लो इन्हें, सुधार लो बेटा, कोशिश देखो, कोशिश कर रहा हूं मैं भी राइटिंग सुधारने की। तुम पढ़ने की जैसे कोशिश कर रहे हो, जैसे नौकरी लगने की कोशिश कर रहे हो, वैसे मैं राइटिंग सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। एक दिन तुम नौकरी भी लगोगे, एक दिन मेरी राइटिंग भी सुधरेगी। भाई मेरी राइटिंग सुधरना सुधरे तुम नौकरी तो पक्का लगोगे, श्योर है, मैं गारंटी देता हूं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तभी टेंस क्या करना है, चेंज करना है। थोड़ी सी राइटिंग गुरुजी फूट रही लिखा करो, ये वाला बेटा फूट रही राइटिंग, इन्हें फूट रही क्या होता है, ये राइटिंग ने फूट रही कौन ही कहा बेटा, चौकी मतलब ठीक ठाक है, समझ आ जाए, समझ लो। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तभी टेंस चेंज करना, वरना टेंस चेंज नहीं करना। क्लियर है इतनी सी बात। सर ये बात क्यों आपने बताया, क्यों, हम तो पूछेंगे क्यों, बिल्कुल क्यों, क्योंकि देखो ध्यान दो, अगर मैं यहां पे प्रेजेंट लिख देता हूं, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं शुभम सेज टू राम, शुभम राम से कहता है, शुभम राम से कहता है। अब ये अगर मैंने प्रेजेंट में लिख दिया तो यहां पे मैं दैट लगा दूंगा, दैट लगा के आगे एक सेंटेंस, यानी पूरा क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। एक सेंटेंस के अंदर क्लोज हो जाएंगे, क्लोज बन जाएंगे ना भाई, दो या दो से ज्यादा क्लोज बन जाते हैं जब आपके पास दो सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट और वर्ब के जोड़े होते हैं वो क्लोज होते हैं। मैंने बताया था आपको, अगर याद है तो, नहीं याद है तो भैया अलग से कंडीशनल क्लोज का एक सेंटेंस, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या ऊपर जो आई दिख रहा है ना उस पर जब क्लिक करोगे तो कंडीशनल क्लोज का एक सेंटेंस दिख जाएगा, आपको वीडियो दिख जाएगा, उस पर क्लिक करोगे कंडीशनल क्लोज लिखे हुए वहां पे समझ लेना वो सारी चीजें। देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो वापस सुन लो। क्लोज बताया था मैंने, क्लोज में बताया था कि भाई जो मेन क्लोज जिस टेंस में होता है ना, सब क्लोज भी उसी टेंस में लिखना पड़ता है आपको। मेन क्लोज जिस टेंस होता है सब क्लोज भी उसी टेंस में लिखना पड़ता है। यहां पर मेन क्लोज अगर प्रेजेंट में होगा तो ये भी प्रेजेंट में चलेगा, इसमें जो टेंस गिवन है वही रहेगा, ठीक है, फिर आपको इसमें चेंज नहीं करना। लेकिन अगर ये पास्ट में है और यहाँ पर टेंस अलग है तो आपको टेंस चेंज करना पड़ेगा। सर अगर मान लो यहाँ पर पास्ट दिया हुआ है, अगर यहाँ पर सेड लिखा है, यहाँ पर भी पास्ट दिया हुआ है, तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों पास्ट में नहीं होंगे, एक पास्ट परफेक्ट में होगा, फिर है ना, एक पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो वही चीज है, वही कहानी है, ध्यान दोगे। टेंस चेंज तभी करना है जब क्या हो, जब आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब में भी पास्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यानी सेज होने पर टेंस चेंज नहीं करना, सेड होने पर टेंस चेंज करना है। एक एक वर्ड पे ध्यान दोगे, जो भी बोल रहा हूं मैं, कोई तो रामायण घड़ी करो, किसी किसी बात पर ध्यान रखा, थोड़ी थोड़ी बातों में ध्यान रख लो, सब बात पे ध्यान नहीं रखी जाएगी तुमसे भी। फर्स्ट रूल क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। भाड़ा कोची राइटिंग गुरुजी, सुधारू बेटा, कोशिश कर रही हूं, कह रही हूं नहीं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको किसमें चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल टेंस को पास्ट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एससीआईएस दे रखा हो, या आपको डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो आप उसको किसमें चेंज कर दोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ये बात। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मिल जाए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब इजआरएम मिल जाए, इजआरएम मिल जाए तो किसमें चेंज करना है, उसको वॉज वर्ब में चेंज करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इजआरएम में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। प्रेजेंट परफेक्ट मिल जाए, हैज या हैव मिल जाए सर, तब क्या करें उसको, तब उसको बेटा हेड में चेंज कर दो, सीधा सीधा बिना कुछ सोचे समझे, पास्ट में चेंज करना ही है। ये चेंज कब करना है, इसकी कंडीशन सामने लिखी हुई, ध्यान रखना। रिपोर्टिंग वर्ब बिना चेक किए टेंस में चेंज मत कर देना, रामायण पूरी खत्म कर दोगे वहीं पर तुम। चौथा चेंज क्या करें सर, चौथा चेंज आपको अगर हैज या हैव प्लस बीन मिल जाए तब भी हेड बीन करना है सर, ये तो पता ही आपने बताया, हैज मिल जाए तो क्या करना है, हेड करना है, बिल्कुल वही बात है। अब बात आती है अगर टेंस पास्ट सिंपल हो, अगर टेंस क्या हो,
पास्ट सिंपल हो। तो मैंने बताया अगर पास्ट सिंपल में, तो अगर ये भी पास्ट में होगा, ये भी पास्ट में होगा, तो इसको आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट में करना पड़ेगा। पास्ट सिंपल को आप किसमें चेंज करोगे? पास्ट परफेक्ट में। यानी अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो आप उसको चेंज करोगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। एक और चेंज बता देता हूं यहीं पर आपको किसमें क्या चेंज करना है, यहां पर आपको ध्यान रखना है भाई, अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस मिल जाए, वॉज या वर दे रखा हो कहीं पर, वॉज या वर दे रखा हो, तो आपको किसमें चेंज करना है? इसको हैड बीन में चेंज करना है। हैड बीन में वॉज या वर प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म मिल जाएगी, तो हैड बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म मतलब अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मिलेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज करना है। ये टेंस में चेंज का रूल है, ये सारे टेंस में चेंज का रूल है। इसके अलावा एक दो चीज और आ जाती है, यहीं पर मैं बता देता हूं तुम्हें, यहां पर लिख देता हूं, ध्यान दो। अगर आपको और चेंज करना है तो जैसे विल या सेल आते हैं, है ना, विल या सेल आ जाते हैं, तो आप उनको किसमें चेंज कर दोगे? वुड या शुड में चेंज कर दोगे। किसमें? वुड या शुड में चेंज कर दोगे। समझ गए बात को? विल या सेल को वुड या शुड में। ये सारी कहानी फटाफट लिख लो, ये पूरी रामायण फटाफट लिख लो, उसके बाद फटाफट वीडियो को खत्म करते हैं। आज की कहानी यहीं पर खत्म करते हैं, फास्ट लिखो। तो ध्यान दीजिए, 4 रूल अच्छे से समझने के बाद हम आते हैं अपने 5वां रूल पर। 5वां रूल हमारा ये है टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंज। टाइम और प्लेस के अगर कुछ वर्ड दे रखे होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड दे रखे होते हैं हमें सेंटेंस के, जो टाइम और प्लेस को बताते हैं, उनको भी आपको चेंज करना पड़ता है। वो सीधे मैंने लिख दिया, सीधे याद करना है। टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या अ डे बिफोर में, नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, लास्ट प्लस टाइम को द प्रीवियस प्लस टाइम में, हियर को देयर में, जस्ट को देन में। लेकिन बात ये ध्यान रखनी है कि ये भी टेंस, ये भी तभी चेंज करने हैं जब आप क्या कर रहे हो? टेंस चेंज कर रहे होते हो। ये रूल अभी आपको तभी अप्लाई करना है जब आप टेंस चेंज कर रहे हो। टेंस चेंज के लिए कंडीशन मैंने बताई, रिपोर्टिंग वर्ब होनी चाहिए पास्ट टेंस में, ठीक है। अब ये रूल क्यों अप्लाई होते हैं सर? ये रूल सिंपल सी बात है भैया, जब टेंस आप चेंज कर रहे हो तो टेंस के हिसाब से भी, अब जब टेंस पास्ट में कर दिया तो टुडे क्यों रख रहे हो, फिर दैट डे रखो ना। तो आपने टेंस पास्ट में कर दिया तो नाउ क्यों रख रहे हो, देन रखो ना। ये प्रेजेंट के वर्ड्स हैं, ये पास्ट के वर्ड्स हैं। समझ रहे हो बात को? ये सारी चीजें इस वर्ड से एक बार लिख लो फटाफट, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम देखते हैं आगे, कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं और फिर क्लास खत्म करते हैं आज की। अगर लिख लिया तुमने ये वर्ड्स तो मैं मिटा रहा हूं इसको, फास्ट लिख लो, अगर नहीं लिखे हैं तो। चलो ध्यान दो। अब ये जो एग्जांपल मेरे सामने लिखा वो मैं क्लियरली कर सकता हूं। शुभम सेड टू राम, मैंने शुभम का शुभम लिखा, सेड टू को मैंने बताया टोल्ड में चेंज करना है, राम का राम आएगा यहां पर, कोमा कोमा के स्थान पर दैट का यूज करना है। अब आता है मेरे सामने आई को आप चेंज करोगे, आई को चेंज करोगे, मैंने बताया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। शुभम सब्जेक्ट है, शुभम लड़का है क्योंकि, तो उसके हिसाब से आपको लड़कों के यूज होने वाला प्रोनाउन ही लगाना है। ही, डू नॉट, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, टेंस चेंज करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। सर क्या ध्यान लगे, पास्ट है, सेड पास्ट फॉर्म होती है, अभी बता ही दिया था आज के वीडियो में। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है से होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होती है सेड। पास्ट में है तो इसको भी आप चेंज करोगे, डू नॉट का हो जाएगा डिड नॉट, दैट ही डिड नॉट ड्रिंक का ड्रिंक। 4 रूल अप्लाई करने पड़े आपको, 5 रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर मैं कुछ एग्जांपल देखूं तो मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं यहीं पर, दूसरा एग्जांपल लिखूं जिससे कि मैं 5 रूल अप्लाई कर सकूं। द बॉयज सेड टू द कैप्टन वी आर नॉट going to play today। एक एग्जांपल लिखा है मैंने, लिखा है द बॉयज सेड टू द कैप्टन वी आर नॉट गोइंग टू प्ले टुडे। अब अगर आप इसको चेंज कर रहे हो तो देखो यहां पर कोई चेंज नहीं, द बॉयज रहेगा। सेड टू आ गया तो टोल्ड में चेंज करना है, रीजन बता दिया मैंने इसका क्या रहेगा। द कैप्टन दैट आएगा, वी फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। सब्जेक्ट है द बॉयज मतलब लड़की के, लड़का नहीं है, लड़के हैं बहुत सारे। तो प्लूरल को दर्शाने के लिए आप किसका यूज करते हो? प्लूरल प्रोनाउन को दर्शाने के लिए आप यूज करते हो दे का, दैट दे। मैंने बताया इजारम हो तो वॉज वर करना है, दे है तो वर आ जाएगा। दे वर नॉट गोइंग टू प्ले टुडे का मैंने बताया, जब टेंस चेंज कर रहे हो तो इसको भी चेंज करना है, टुडे का हो जाएगा दैट डे। पहला चेंज मैंने यहां पर अप्लाई किया, दूसरा चेंज यहां पर अप्लाई किया, तीसरा चेंज यहां पर, चौथा टेंस में चेंज यहां पर, 5वां यहां पर।
बात आई समझ में? अगर आ गई ये बात समझ में तो दोनों एग्जाम्पल फटाफट लिख लो फास्टली। चलो, अगर आपने एग्जाम्पल लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। असर्टिव सेंटेंस जो है आज के हमारे यहीं पर कंप्लीट होते हैं। असर्टिव सेंटेंस की सारी रामायण हमने समझी। अब असर्टिव से संबंधित कुछ और सेंटेंस जो है अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इन सेंटेंस को क्लियरली 100% समझेंगे। आज का वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, वरना हम आज की वीडियो में कुछ एग्जांपल जो थे वो डिस्कस कर लेते। अब इतने एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अगर आपने ऐसे से देख लिया, आपको समझ जरूर आया होगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आई है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि सर आपकी ये चीज गलत है, यही चीज मुझे समझ नहीं आ रही है। आपका समझाने का जो तरीका है वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं अपने आप में सुधार करूं और आपको और अच्छी क्वालिटी मिल सके वीडियोस की, आपको और अच्छी क्वालिटी मिल सके पढ़ाई की। उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाया करो। लाइक करने से क्या होता है कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं अगली बार, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी हो, कोई चीज बुरी लगी हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। एक चीज, अगर आपने वीडियो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो वीडियो को, ताकि वो भी इन वीडियो को देख सके और उनको बोलो कि चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि सबको बेनिफिट हो सके। मेरा यही टारगेट है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं इस चैनल से बेनिफिट लेकर गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचे, क्योंकि हर एक का टारगेट है गवर्नमेंट जॉब अचीव करना। और मैं यही चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब अचीव करो और अपने घरवालों का नाम रोशन करो, ठीक है। तो एक बार लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो तो। थैंक यू।